नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में हजारों मील दूर चल रहा एक संघर्ष भारत जैसे देश के लिए इतनी गहरी अहमियत रखता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये जो संघर्ष है जो हमसे इतना दूर हो रहा है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। असल में यही वो सवाल है जो इस पूरे मुद्दे को हमारे लिए इतना जरूरी बना देता है। चलिए देखते हैं कि दांव पर क्या क्या लगा है। देखिए भारत के लिए ना दो बहुत बड़ी चिंताएं हैं। पहली तो ये कि सेंट्रल एशिया तक जाने का जो हमारा ज़मीनी रास्ता है वो ईरान से होकर गुजरता है। अब कोई भी बड़ा संघर्ष इस रास्ते को बंद कर सकता है। और दूसरी शायद उससे भी बड़ी चिंता है तेल की कीमतें। भारत हमेशा से ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ अपने अच्छे रिश्तों का इस्तेमाल करके तेल के दाम कंट्रोल में रखता आया है। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे इलाके में इतनी उथल-पुथल शुरू हुई कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, साल 2011 में, जब सिर्फ एक चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट में क्रांति की आग जला दी थी। ये कहानी है ट्यूनीशिया के एक आम फल बेचने वाले की। पुलिस वाले रोजाना उससे पैसे और फल छीन ले जाते थे। एक दिन उसने हिम्मत करके विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। इस जुल्म और बेइज्जती से तंग आकर उसने भरे चौराहे पर खुद को आग लगा ली। और ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। ये सिर्फ एक इंसान की परेशानी नहीं थी, बल्कि ये पूरे देश का, वहां के हर आम इंसान का दर्द था। और शायद इसीलिए ये विरोध जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। इस एक अकेले इंसान के कदम ने, सोचिए, पूरे देश को जगा दिया। लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और तानाशाही को उखाड़ फेंका। और ट्यूनीशिया में जो आग लगी थी ना, वो वहीं तक नहीं रुकी। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक चिंगारी ने पूरे अरब जगत में तानाशाही के बड़े बड़े किलों को हिलाकर रख दिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। ट्यूनीशिया के फौरन बाद लीबिया, फिर मिस्र, सीरिया और यमन, मतलब क्रांति की ये लहर एक देश से दूसरे देश तक बहुत तेजी से फैली। लीबिया में तो मामला और भी ज्यादा नाटकीय था। वहां के जो सैन्य तानाशाह थे, मुअम्मर गद्दाफी, उन्हें जनता के विद्रोह के बाद उन्हीं के लोगों ने पकड़कर सड़कों पर मार डाला। अब स्रोत ये भी बताते हैं कि इसमें विदेशी दखल ने एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने न सिर्फ विद्रोहियों को हथियार दिए, बल्कि हवाई हमले करके गद्दाफी की फौजी ताकत को भी कमजोर कर दिया। इससे उन विद्रोहियों को एक बड़ी बढ़त मिली जो पहले से ही जमीन पर लड़ रहे थे। तो ये सारी घटनाएं, ये सारे विद्रोह हमें सरकारों के बारे में क्या सिखाते हैं? ये हमें एक बहुत ही बुनियादी फर्क की ओर ले जाते हैं, तानाशाही और लोकतंत्र के बीच सत्ता का फर्क। उस वक्त ना, उस पूरे इलाके में मिलिट्री तानाशाही बहुत आम थी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक नेता के पास बेहिसाब ताकत होती है। वो किसी संविधान या कानून से बंधा नहीं होता और किसी भी तरह के विरोध को कुचलने के लिए अपनी फौज का इस्तेमाल करता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है तानाशाही, जहां कोई जवाबदेही नहीं, कोई सवाल नहीं और हर विरोध को ताकत से कुचल दिया जाता है। और दूसरी तरफ है लोकतंत्र, जहां चुनाव, अदालतें और मीडिया जैसी चीजें सरकार पर एक लगाम कसकर रखती हैं। और यही डर नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन घटनाओं से सत्ता के बारे में हम कौन सा सबसे बड़ा सबक सीखते हैं? सबक बिल्कुल साफ है। जब भी किसी शासक पर कोई अंकुश नहीं होता, कोई जवाबदेही नहीं होती, तो पावर आखिरकार भ्रष्टाचार और जुल्म में बदल ही जाती है। यही वो तानाशाही की जमीन थी जिस पर अरब स्प्रिंग का बीज फूटा था। और आज भी इस तरह के शासन, जहां जवाबदेही की कमी है, इस क्षेत्र में तनाव की एक बड़ी वजह बने हुए हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या किसी भी देश या सरकार के लिए, चाहे वो कहीं भी हो, वो कौन सी एक सबसे जरूरी चीज है जो उसे सही रास्ते पर रखती है? क्या वो जवाबदेही ही है?